हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, और वो भी है न्यूमेरिकल्स, जो कि कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर से लिया गया है। आप ऊपर देख रहे हैं चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कार्य ऊर्जा और शक्ति। लेकिन ये जो है टाइप 2 है। इसके पहले हम लोग टाइप 1 के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग जानकारी दिए हैं। तो टाइप 2 के बारे में खूब बढ़िया से समझेंगे, ताकि मंद से मंद बुद्धि के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल्स को बना पाए। ये जो न्यूमेरिकल्स आज पढ़ाने वाले हैं, ये आपकी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा और कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं, ताकि इसके पर का जो न्यूमेरिकल्स है वो बढ़िया से समझा पाएंगे और आप लोग समझ भी पाइएगा। हालांकि इसके पहले आप लोग टॉपिक जो पढ़ चुके हैं गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का, ठीक है, उसका कॉपी अगर देखते हैं आप लोग तब भी खूब बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे, जिसके चलते दोबारा से इसका हम लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा बहुत थ्योरी हम बता देते हैं, थ्योरी का बताते हैं, मतलब सूत्र इसका बता दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो होती है गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला हम समझते हैं। गतिज ऊर्जा जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी अंग्रेजी होती है काइनेटिक एनर्जी। शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं K.E. ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग मेरे भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m जो है द्रव्यमान है, v जो है ये आपका प्रकाश का वेग, सॉरी v जो है वस्तु का वेग है, या कहिए कि वेग है, ठीक है। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा, तो इसको लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी P.E. ठीक है। फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h जो है ऊंचाई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि g का जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको आप लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब सुविधा के लिए इतना लिखा जा सकता है, लेकिन नियम तो है कि इसी को भरिए। बाकी सुविधा के लिए इसको भर दिया जाता है। लगभग 9.8 का मतलब ये होता है लगभग 10। इसको भर के इसको कटाफटा के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ जो फार्मूला आगे आएगा उसके बारे में हम लोग डील करते चलेंगे। बाकी बेसिक चीज़ें जो है इसी पर आधारित सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। उसमें एक दो फार्मूला जो अलग से लगेगा उसके बारे में हम बताते रहेंगे आपको। चलिए अगर एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 kg द्रव्यमान का एक लकड़ी का ब्लॉक घर्षण रहित मेज पर स्थित है। इस पर 8 न्यूटन का एक बल 10 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है, गतिज ऊर्जा अभी हम बताए हैं इसके बारे में। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इसी की वैल्यू रखकर हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है 2 kg द्रव्यमान, m की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ आप लिख सकते हैं गिवन m की वैल्यू दे दी गई है कितना, 2 kg, ठीक है। एक ब्लॉक घर्षण रहित मेज पर स्थित है। इस पर 8 न्यूटन का एक बल 10 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है। F की वैल्यू दे दिया गया है 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का कोई बल है, 10 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है। T की वैल्यू हो गई 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए आरोपित। इसकी गति ऊर्जा की गणना करें। K का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, गति ऊर्जा का मान निकालना है। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। बीच बीच में हमको रिकॉर्डिंग देखते रहना पड़ रहा है, कहीं से कनेक्शन कुछ कट हो जाएगा। एक दिन कट हो गया था, ठीक है, तो पता चला कि बहुत देर का वीडियो जो है वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसके चलते बार बार अब जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो दिखते रहते हैं। देखिए, तो हमको K की वैल्यू निकालनी है। K की वैल्यू निकालने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए, द्रव्यमान चाहिए और वेग चाहिए मेरे भाई। तो द्रव्यमान का वैल्यू इसमें दिया गया है, देखो द्रव्यमान का वैल्यू दे दिया गया है 2, ठीक है, लेकिन v की वैल्यू नहीं दे दी गई है। तो v का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूला और लगाएंगे, ताकि हम लोग का, जैसे मान लो v का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हम लगा सकते हैं u + at, ये लगा देंगे फार्मूला। तो u तो हो गया 0। कैसे 0? क्वेश्चन को समझिए। पहले कह रहा है कि 2 kg द्रव्यमान का लकड़ी का एक ब्लॉक घर्षण रहित मेज पर स्थित है। कोई टेबल है, यहाँ पे कोई टेबल है, और टेबल पर एक लकड़ी का ब्लॉक तुम रखा है। यहाँ पे लकड़ी का गुटखा कोई रखा है, जिसका द्रव्यमान 2 kg है। अब इस पर 8 न्यूटन का बल कह रहा है कि 8 न्यूटन का बल लगाओ 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक इसको ढकेलिए 8 न्यूटन का बल लगाकर। तो जब तुम ढकेलेगा तो पहलका बार अभी मतलब ढकलाया नहीं है, अब तो जब ढकलाया नहीं, बल लगा नहीं है तो खिसकेगा नहीं। तो प्रारंभिक स्थिति में इसकी ये जो है रेस्ट में है, विराम की स्थिति में है। इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे यहाँ पे मेज पर वस्तु जो है विराम की स्थिति में ना है,
तब ना उसको ढक लेगा तुम। तो विराम की स्थिति में है तो u की वैल्यू प्रारंभिक वेग इसका 0 है, a का वैल्यू नहीं दिया है, t का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले आपको v निकालने के लिए a की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके पहले एक फार्मूला कौन सा लगाएंगे मेरे भाई, ये फार्मूला लगाएंगे सूत्र से। कौन फार्मूला होगा देख लो, F इक्वल टू होता है मेरे भाई m गुने a। ये फार्मूला से हम पहले a निकाल लेंगे, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या दिया गया है 8 न्यूटन, m का वैल्यू कितना है मेरे भाई 2 और a का वैल्यू निकालना है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 8/2 कट गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका a का मान होगा, a की वैल्यू इतना निकल गई। अब निकालेंगे हम, ठीक, ये a की वैल्यू तो निकल गई। अब क्या निकालेगा मेरे भाई, अब तुम निकालेगा सूत्र से, ठीक है, पुनः सूत्र से v की वैल्यू निकालना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए v चाहिए, तो v इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला होता है। v बराबर होता है u प्लस at। चलो u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4 और t का वैल्यू यहाँ पे 4 आया है और t का वैल्यू 10। कितना आ गया मेरे भाई 40, क्योंकि वेग है तो मीटर प्रति सेकंड। ये इतना तो समझ में आ गया। ये निकल गया इस माध्यम से a का मान। फिर हमने क्या किया, v की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया। प्रारंभिक वेग 0 है, a का मान रखा, t का मान रखा, गुना भाग करके इसका जो भी आया वो आ गया 40। अब इसका निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रिया है गतिज ऊर्जा की गणना करें। देखो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है मेरा भाई, गतिज ऊर्जा की गणना करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा k इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। ये हो गया सूत्र किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो 1/2, द्रव्यमान का मान कितना दिया था 2 और v का मान दिया है 40, स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ लिया देवता, इसमें कोई दिक्कत, कटकटा दो, गया। तो 40 का 2 बार गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है। और चूंकि एनर्जी है तो जूल। फटाक से ना स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। दूसरा बना लिया है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत लगने वाले प्रतिरोध बल के प्रभाव के अधीन गिरती है। अब इस क्वेश्चन को बढ़िया समझिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, भयंकर तरीके से दिया गया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत लगने वाले प्रतिरोध बल के प्रभाव के अधीन गिरती है, ठीक है। मैं स्क्रीन पर पढ़ रहा हूँ तो प्रतिरोध बल बूंद की चाल के अनुक्रमानुपाती परंतु अनिर्धारित होता है। क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। बारिश की जो बूंद है नीचे की तरफ गिर रही है, किसके अधीन गिरती है, गुरुत्वाकर्षण के चलते नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। और बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत, बूंद की गिर रही है उसके विपरीत, ठीक है, ये तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहा है, माई टान रही है, पृथ्वी माता टान रही है और बारिश की बूंद नीचे गिर रही है तो उसी के अधीन गिर रहा है। और कह रहा है कि दिशा के विपरीत प्रतिरोध बल के प्रभाव के अधीन गिरता है। अब वहां से जब बूंद गिरती है तो नीचे से बहुत सारे प्रतिरोध इसमें इसको रुकावट लगाते हैं, बल लगाते हैं, और फिर भी बल लगने के बाद नीचे की तरफ गिरता है। देखो, बूंद के गिरने के दिशा के विपरीत लगने वाले प्रतिरोध बल के प्रभाव के अधीन गिरती है। बहुत सारा बल उसके विपरीत में लग रहा है, ठीक है, धूलकण है, हवा है, ठीक है, जिसके चलते उसमें रुकावट उत्पन्न होता है। प्रतिरोधी बल बूंद की चाल के अनुक्रमानुपाती है। जो बल है प्रतिरोधी बल वो उसका चाल के उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, परंतु अनिर्धारित है। पता नहीं है कि कितना है तो अनिर्धारित है। माना है कि 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा की बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिर रही है। समझिए, इसमें दिया गया है, गिवन क्या है मेरे भाई, एम का मान दिया है 1 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दो तो 1 बटा हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा केजी। अब लिख सकते हैं 1 बटा 10 के पावर 3 केजी, 3 को 0 है तो 10 के पावर 3। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमको 1000 से क्या करना पड़ा है, डिवाइड करना पड़ा है। द्रव्यमान की वर्षा की बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे गिर रही है, एच का मान दिया है 1 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3 मीटर। ये ग्राम में था, हमने किलोग्राम बदला, 1000 से भाग दिया। ये किलोमीटर में था, इसे 1000 से गुना कर दिया, 10 के पावर 3 मीटर आ गया। यह धरातल पर 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से संघट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
ये दिया गया है v की वैल्यू कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड जाकर जमीन पर क्या करती है, फटाक से टकराती है। ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। अब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालो सबसे पहले। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, चलो निकाल देते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित है ये नीचे वाला। ठीक है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन जो होगा उसको निकाला जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये कहिएगा ये क्या लिख रहा है, तुम समझो पहले। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसको कहते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा। परिवर्तन की बात हो रही है, ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया। थोड़ा सा समझ लीजिए, गतिज ऊर्जा में यहाँ परिवर्तन हो रहा है, यह अंतिम वेग कहलाता है या प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग का यह अंतिम गतिज ऊर्जा है, प्रारंभिक वेग क्या प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। यहाँ पे देखो 1/2 m की वैल्यू दिया गया है, शायद कितना है मेरे भाई 1/10⁻³ और v की वैल्यू दे दी गई है 50। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 1/2 m का m रहने दो और इसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है। प्रारंभिक वेग जो जहाँ से वो स्टार्ट करना, जहाँ से चालू करना चालू किया है, ठीक है, वहाँ पे उसका प्रारंभिक वेग क्या था 0, तो वो तो खत्म ही हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई 1/2 गुना 10⁻³ गुना हो जाएगा 50 गुना 50। 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये ऊपर 50 25 और नीचे बट गया 2 गुना 10। समझिए पहले, ये देखो 50, ये तो खत्म हो गया, 50 का स्क्वायर 50 गुना 50, 2 गुना 10⁻³, इसमें 3 को 0 है। अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिख दो, इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2, यहाँ देखो 1 2 3, 3 को 0। ठीक है, यहाँ से इसको कटा दो, यहाँ से इसको कटा दो, कटा दिया मेरे भाई, क्या बचा हो बताओ। यहाँ से इसको भी कटा सकता है तुम, चलो 2 बार में कट गया ना। कितना बचा 5/4, 5/4 बचा यहाँ पे। अब इतनी वैल्यू बच गई, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये इसको जूल में लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकला। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तुम्हारा निकला, जो ये वैल्यू निकल गया गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है, या कहिए कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया, पहले इसको तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसको मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लो इसको। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसका वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, ये वैल्यू आया 5/4 वैल्यू आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू तुम लोग याद करना है, या इसको छोटा ही बना देते हैं। चलो इसको छोटा बना देते हैं, यहाँ से तुम तो लिख लिया मेरे भाई, हम इसको छोटा बना सकते हैं, इसको एकदम छोटा बना दो, तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जा रही है। टक 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 टक, पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। इसको क्या करें, मिटा दें, चलो मिटा ही देते। ये 5/4 याद रखना, 5/4 वैल्यू आया हुआ है, मिटाना पड़ेगा इसको, तो मिटाना पड़ेगा। 5/4 जो है वैल्यू आया हुआ है, याद रखना मेरे भाई। लिख ही देते हैं, चलो कहीं पर यहाँ पर लिख देते हैं, डेल्टा V की जो वैल्यू होगी, डेल्टा Q की जो वैल्यू आ गई, डेल्टा Q की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, कितना आ गया डेल्टा K की वैल्यू आ गया 5/4 जूल। ये वैल्यू अभी आया हुआ है। ठीक है, इस वैल्यू का काम पड़ेगा, इसलिए हमने अलग से लिख दिया। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन का जवाब है, देखो किया गया कार्य गुरुत्व के अधीन या गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य, फॉर्मूला क्या होता है, mgh, थ्योरी लिखवाया जा चुका है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा क्या है मेरे भाई, ठीक है, कार्य जो भी वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। याद रखिए, जो भी कार्य होता है वो स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है मेरे भाई, संचित होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसके बारे में हम लोग बढ़िया से डील किए हुए थे, समझाए हुए थे। तो WG = होता है mgh। ठीक है, m क्या है मेरे भाई, m द्रव्यमान है, कितना आया, चलो 1/10⁻³ g गुरुत्वीय त्वरण है, अभी क्या बोला 10 लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 10⁻³ दे दी गई है। ये कैंसिल कर दीजिए, कटा दीजिए, कितना आया 10 जूल। क्या है मेरे भाई 10 जूल। फिर से देख लो, m की वैल्यू लिख दिए, g की वैल्यू लिख दिए,
H की वैल्यू लिख दिए, इससे ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, इतना इतना वैल्यू आ गया WG का। अब ये जो वैल्यू आया, अब इसमें दूसरा जो वैल्यू दिया गया है, कह रहा है दूसरा नंबर, अज्ञात प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय से कौन फॉर्मूला लगाएंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय से फॉर्मूला क्या हो गया, देखो तो, डेल्टा के इक्वल टू WG प्लस WR। मतलब हुआ कि जो आपका गति ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है वो दोनों कार्य के योग के यहाँ पे बराबर होगा। क्या है, वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, गुरुत्व बल के अधीन किया गया कार्य और प्रतिरोधी बल के द्वारा किया गया कार्य का जो योग होगा वही गति ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाएगा। टोटल कार्य बराबर टोटल ऊर्जा, तो टोटल कार्य ये हुआ, टोटल ऊर्जा ये हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जगह तो नहीं है, क्या किया जाए, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो, अभी मिटा देते हैं इसको भी। याद रखना है WG की जो वैल्यू आ गई, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम WG की वैल्यू। WG की वैल्यू आ गई कितना, 10 जूल, उतर गया होगा, यहाँ पे लिख देते हैं WG की वैल्यू आ गई 10 जूल आया हुआ है, ये वाला, ये अभी आया हुआ है। ठीक है, मिटा इसको, इतना तक लिख दिए। चलो, जगह कम है इसके चलते इतना ही बताना पड़ रहा है, इसलिए डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो, डेल्टा के सॉरी हमको निकालना है WR। R क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए R का प्रयोग किया गया है, तो WR इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा के और माइनस हो जाएगा WG। कैसे हो गया, इसको जब आप इधर भेजे हैं तो ये हो गया माइनस में, ये क्या हो गया माइनस में, WR का WR। ठीक है, चलो पुट करो, वैल्यू पुट करो, तो डेल्टा के का वैल्यू कितना हो गया, 5/4 लिखा है तो 5/4 लिख सकते हैं आप। WG की वैल्यू कितनी हो गई, 10 लिख सकते हैं आप। LCM ले लो, ये 4 का 4, ये 5, ये हो जाएगा 40, तो हो जाएगा -35/4, इतना वैल्यू आ गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया मेरे भाई, हो गया, चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, किसी प्रक्षेपित प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी, ठीक है, 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी पर 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फायर करता है। 50 ग्राम का गोली है, मारता है ठा ऐसे ना, समझ रहे ना। अब यहाँ पे देखो, जो ये लकड़ी है 2 सेंटीमीटर का है और इसमें जो चाल होता है 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये फायर करता है। नरम लकड़ी को भेदने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 10% रह जाती है। लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी, ध्यान दीजिए। सबसे पहले गिवन, अब यहाँ पे हम लोग गिवन निकालेंगे, क्या होगा, 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 50 ग्राम, M की वैल्यू हो जाएगी 50 ग्राम, M की वैल्यू 50 ग्राम। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको केजी में कन्वर्ट करो, तो 50 में तुम 1000 से भाग दो, कट गया, ये भी कटेगा 20 बार में, 1/20 kg। ग्राम को हमने सबसे पहले जो गोली का वेट दिया गया है वो 50 ग्राम, तो इसको 1000 से हम लोग भाग दिए हैं, तो ग्राम जो हो गया वो केजी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। 2 सेंटीमीटर मोटी परत नरमदार लकड़ी पर 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फायर करता है। भी का वैल्यू दे दिया गया भाई, कितना, 200 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, नरम लकड़ी के भेदने के पश्चात गोली की गति ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 10% रह जाती है। मैंने कहने का मतलब कि उसका जो गोली मारता है अगर, तो प्रारंभिक जितनी गति ऊर्जा है उसका मात्र 10% रह जाती है। लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी, रह जाता है 10%, इसका मतलब कि जितनी वैल्यू आएगी उसका 10% रहेगा। तो सबसे पहले गति ऊर्जा निकालो इसका, तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, सूत्र से ध्यान दीजिए, ये इक्वल टू होगा 1/2 mv² होगा। ठीक है, ये इनिशियल काइनेटिक, आई का मतलब हुआ प्रारंभिक गति ऊर्जा। अब समझो पहले, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ध्यान दीजिए, यहाँ मेज है, हमने गोली इस तरह से मारा ठा से ना, तो जो अगर जिस वेग से जाएगा धंसने के बाद उसी वेग से तो नहीं निकलेगा। तो जब कह रहा है कि जितना वेग से जा रहा है, जितनी गति ऊर्जा के साथ जा रहा है, उसका 10% ही रह जाता है। मतलब टोटल का टोटल तो टकराने के चलते खत्म हो गया। तो सबसे पहले जानकारी होना चाहिए ना, मान लीजिए कि हमारे पास 100 है और 10% रह गया था उसका, मतलब 90 को हटा दीजिए, 10 को रहेगा,
अगर 50 है तो उसका 10% मतलब रह गया, बाकी सब खत्म हो गया तो 5 रह गया। उसी तरीके से जो भी वैल्यू आएगा उसका हम लोग 10% निकाल देंगे। तो 1/2 का 1/2 द्रव्यमान निकालो, ये टोटल का वैल्यू निकाल रहे हैं 1/20 और v की वैल्यू हो गई 200, स्क्वायर है तो स्क्वायर, चलो कैंसिल करो, कटा दो इसको, 2 का 2 ही रहने दो, 20 का 20 ही रहने दो, ये होगा 200 और ये हो जाएगा 200, 2 बार स्क्वायर है ना जी, ठीक है, कटा दो, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से कटा दो, कटेगा 10 बार में, 2 से कटाओ 100 बार में, तो गुना करने के बाद आ गया 1000 जूल। ये टोटल वैल्यू निकला जितना वैल्यू से वो मार रहा है। अब धंसने के बाद 10% रहेगा, ठीक है, तो पहले उतार लो, उतारो इसको, उतार लिया, मिटाए, फिर इधर थोड़ा सा जगह बना सकते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसलिए के एफ का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो जितना है उसका 10% का 10%, ठीक है, टोटल का 10% का मैंने गुना 10%, कटा दीजिए, ये कट गया। के आई की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1000 है और 1/10 है, समझ रहा है मेरे भाई। यहाँ पे के आई की वैल्यू दे दिया गया है 1000 और ये हो गया 1/10, कटा दीजिए, 1 से 1 0 कट गया, वैल्यू आ गया 100, ठीक है, जूल। 100 जूल क्या आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि लास्ट का था, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है कि अंतिम गति ऊर्जा नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी। आपका चाल निकाला, पहले इसका उतारो फटाक फटाक, मिटा इसको, हो गया मेरे भाई स्क्रीनशॉट, चलो मिटाते हैं। अब इसको निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे वेग, क्या निकालेंगे, वेग। तो यहाँ देखो तो यहाँ के एफ की वैल्यू हो जाएगी 1/2 mv², इसका वैल्यू यही फॉर्मूला होता है ना, और इसका वैल्यू कितना आया है 100, तो चूंकि एफ लिखा है तो टंगड़ी में एफ लिख दो, सूचित करने के लिए लिखा गया, के एफ का वैल्यू इतना आया है, ठीक है। अब इसलिए 1/2 एम का वैल्यू कितना दिया गया है 1/20, ये हो गया स्क्वायर, ये 100, तो आपको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका एफ का स्क्वायर, ये सब भी इधर ही चला गया, तो हो जाएगा ये 40, ये हो जाएगा 100, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आया है 1/2, एम का वैल्यू 1/20, ठीक है, और यहाँ पे 100, इसको इधर भेज दिया, स्क्वायर हटा दो, वी एफ इक्वल टू हो जाएगा √अंडर, हो जाएगा 4000। अब इसके चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 40 गुना, ठीक है, ऐसे लिखो, ठीक रहेगा, 4 गुना 10 गुना 100, ठीक है मेरे भाई। इसको इस रूप में निकाल देंगे तो रूट निकल जाएगा फटाक से, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, ये √10 अंदर रह गया, तो 20√10 ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसी वेग से आपका जो गोली होगा निकलने के बाद गोली इसी चाल से चलेगी। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष किरण प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी अंतरिक्ष किरण प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का संसूचन होता है जिसमें कण पहले कण की गतिज ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे कण की गतिज ऊर्जा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहले कण की जो गतिज ऊर्जा है वो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे कण की गतिज ऊर्जा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा कण क्या है, प्रोटॉन है। ध्यान से देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि किसका वेग ज्यादा है, कौन तीव्रगामी है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, और चालों का अनुपात निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का के ई दे दिया गया है, माने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। k.e लिखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब ये ई लिखने का मकसद है, नीचे लिखने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की होगी तो हम लोग उसमें पी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्क्वायर कर दो, टंगड़ी में ही लिख दो, ये सूचित कर रहा है, ऐसे मत लिख देना है, गलती हो जाएगा फटाक से, ये गलती हो जाएगा, तो ऐसे मत लिखना, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई 10 का 10 और किलो मतलब होता है 1000, तो 10 के पावर 3 लिख दो,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। याद रखना, ये 12th का भी क्वेश्चन है, 12th में क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, हालांकि 11th का चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, तो 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है, ये तो याद रखना, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर, आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट समीकरण लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात है। एंड प्रोटॉन के बारे में क्या दिया है, 1/2 m का m भी आई p का स्क्वायर, 10 का 10 हो गया, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, सॉरी 100 दिया है यहाँ पे, 100 पहला वाला में 10 दिया गया था, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन के लिए क्या दिया गया है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे 100 और उसके बाद KeV। अरे बकवा है, इलेक्ट्रॉन की बात थी, है प्रोटॉन की बात है, ठीक है। चलो 1/2 m का m Vp का स्क्वायर, टंगड़ी में p लिखना, 100 का 100, किलो का 1000। अरे अभी तो लिखे हैं 10⁻3, वही चीज़ है, लिख देगा उसी तरह लिख दें। चलो 10⁻3, समझो इधर। हाई दिया है प्रोटॉन का गतिज ऊर्जा 100 का 100, के लिए 1000, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू अभी हमने लिखा है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल, ठीक है मेरे भाई। इसको मिटाइए। अब इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको कितना मानेगा, इक्वेशन सेकंड। अब इसमें अनुपात आप निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा तेज चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा कि प्रोटॉन चलेगा। आप अनुपात निकालने के बाद भी तय कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग ज़्यादा है कि प्रोटॉन का वेग ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। अब ध्यान दो, ये m और ये m में अंतर है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में अंतर होता है, ठीक है। फटाक ये स्क्रीनशॉट लो, जगह ही नहीं कि बनाए, मिटा दें ऊपर, ये ऊपर मिटाए इसको, चलो मिटाते हैं, ठीक है। ये मिटा रहे हैं क्योंकि अनुपात निकालना है मेरे भाई, हमको दिक्कत होएगा, जगह कम है तो दिक्कत होएगा। तो LHS बाई LHS, RHS बाई RHS, तो LHS बाई MP Vp का स्क्वायर बट्टा RHS बट्टा RHS में इसका ये हो जाएगा 100 10⁻3 1.6 गुने 10⁻⁻19। वो उतार लेना यहाँ तक, उसके बाद ये जो बना रहे हैं वैसे बनेगा, यहाँ तक उतार लेगा और उसके बाद ये जो बना रहे हैं वो बनेगा। कटाओ, ये गया, ये गया, ये गया, डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिक, कितना कट गया, ठीक है। अब डिंका चिका टिका कर रहे हैं, रूम पर बैठ के नाचने मत लगना, ठीक है, कि डिंका चिका डिंका चिका कर रहा है। अब यहाँ पे देखो पहले, अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखाएगा। अभी तुमको याद करना पड़ेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, मास ऑफ प्रोटॉन कितना, ना तो किडनी में कंपाउंड हो जाएगा सीधे सीधी। चलो 1 0 से 1 0 कटा दो, ये भी कट जाएगा, ठीक है। कितना बचा, MeVe का स्क्वायर MP Vp का स्क्वायर, वही हो जाएगा 1/10। इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो हो जाएगा VE का स्क्वायर बटा Vp का स्क्वायर, भाई इधर जाएगा तो हो जाएगा MP, इधर गया तो हो जाएगा 10 ME। हुआ कि नहीं हुआ, समझ लिया मेरे भाई। भाई हो गया VE का स्क्वायर Vp का स्क्वायर, इधर चला गया तो MP, इधर चला गया तो ME, ठीक है। स्क्वायर हटाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, होगा ना। चलो VE बटा Vp, स्क्वायर हटाएगा और रूट चढ़ाएगा तो रूट चढ़ा दीजिए, ये हो गया MP बटा हो गया 10 ME। अब ध्यान दो, MP की वैल्यू क्या करोगे, रख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन के वैल्यू याद करना पड़ेगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। चलो उसको भी यहाँ पर लिखते हैं अभी, ठीक है। रूट, ध्यान दीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, 10 का 10, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 9.11 गुने 10⁻31 kg। समझ रहे हैं मेरे भाई, यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं तो रूट हो गया है,
MP के लिए हतना वैल्यू होता है, 10 का 10 लिखे हैं, ME के लिए हतना वैल्यू होता है। कोई दिक्कत? अब थोड़ा बहुत इसका हल कर लिया जाए, बाकी सब रूट वूट निकालते रहना तुम सब। यहाँ देखो 2 अंक का बाद दशमलव है, 2 अंक का बाद दशमलव, खत्म हो गया। इसको जब ऊपर लेके जाएगा तब पावर हो जाएगा कोची में, इसको ऊपर लेके जाएगा तब पावर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, समझ रहा है मेरे भाई? जब इसको आप ऊपर लेके गए हैं तब पावर हो गया प्लस में, बटा कितना हुआ? बटा हो गया 10, ये हो गया 9 1 1। ध्यान से सुनिए, 167, 10 के पावर 27, ऊपर गया तो 31, बटा में हो गया 10, ये हो गया 9 1 1। कोई दिक्कत? इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ध्यान दीजिए 167 हाई जो है 31 में से 27 घटा दीजिए, 10 के पावर हो जाएगा 4, 10 के पावर क्या हो जाएगा 4, और बटा में हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 9 1 1। समझ रहे हैं मेरे भाई? यहाँ पे जो है 10 के, अब देखो 1 0 से 1 0 क्या होगा, कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 7, 10 के पावर 3, बटा में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 1 1 रूट अंडर। अब इसको करना क्या होगा, इससे इसका गुना करेंगे और इससे डिवाइड करके रूट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो इतना तुम स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसको भी सॉल्व कर देते हैं अभी। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया मेरे भाई? चलिए मिटाते हैं। ठीक है, अब उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं, सॉल्यूशन आप लोग भी निकाल लीजिएगा खूब बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है VE बटा VP इक्वल टू हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका VE बटा VP इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 167 इंटू हो जाएगा 167 और इस पर 3 0 बटा में हो गया 911। ठीक है, अब इसका डिवाइड दो, तो डिवाइड करने के लिए एक हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर लेंगे तो क्या हो जाएगा देख लो मेरे भाई। चलो 1 6 7 1 2 3 और डिवाइड करो, डिवाइड कितना से 9 1 1, इतना से डिवाइड किया तो कितना आ गया, इक्वल टू में इतना आएगा 183.31 इतना आ गया। अब इसका रूट निकालो, इसका रूट निकाला तो कितना आया, VE बटा VP इक्वल टू हो जाएगा 13.53, इतना आया आपका, ये आपका आंसर आ गया, अनुपात ये आया। ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक है, गुना भाग जोड़ घटाव। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन है, किसी लोलक के गोलक को क्षैतिज अवस्था में छोड़ा गया है। यदि गोलक की लंबाई 1.5 मीटर है तो निम्न बिंदु पर आने पर गोलक की चाल क्या होगी। ठीक है, यह दिया गया है कि इसकी आरंभिक ऊर्जा का 5% अंश वायु प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय हो जाता है। इसके पहले वाला में था कि गोली मारता है तो 10% ही रह जाता है, अभी है कि 5% घट जाती है। पहले था कि 10% ही रह जाता है, 10% ही रह जाता है, 90% खत्म हो गया उसका। ठीक है, अभी क्या कर रहा है कि 5% जो वायु प्रतिरोध के चलते उसका नुकसान हो रहा है, 5% का, तो कितना बचेगा 95%। किसी लोलक के गोलक को क्षैतिज अवस्था में छोड़ा जाता है। इस प्रकार से गोलक, लोलक गोलक समझता है मेरे भाई, पेंडुलम, इसको ऐसे करके क्षैतिज अवस्था में छोड़ा, लंबाई दिया गया है 1.5 मीटर। निम्न बिंदु पर लगने वाले गोलक की चाल क्या होगी, भी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, mgh, W इक्वल टू जो हो जाएगा इसका mgh, W इक्वल टू क्या होगा mgh। m की वैल्यू नहीं दिया गया है, g की वैल्यू 9.8 लिख दीजिए, चाहे 10 लिख दीजिए। h का हाइट दिया गया है 1.5, यहाँ पे है हाइट, लंबाई उसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कार्य, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब क्या है कि स्थितिज ऊर्जा ही, जो भी आप पेंडुलम खींचे हैं, स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। जितनी वैल्यू है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है, लेकिन अंतर क्या है, ये पेंडुलम लिया ऐसे खींचा, खींच के छोड़े, जो स्थितिज ऊर्जा है वही काइनेटिक एनर्जी, मतलब वही गतिज ऊर्जा में चेंज कर रहा है।
लेकिन 5% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है यही है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जो भी वैल्यू आया उसका कितना प्रतिशत, 5%, उल्टा उल्टा लिख तो ठीक रहेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू पुट करो 1/2 m v का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना है m गुने 10, और कह रहा है कि इसका 5% 5% क्षय हो गया, तो 95% बचा। ध्यान दो, है निकाला हमने उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थिति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, स्थिति ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदल रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया m गुने 10, ये हो गया 1.5, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब 95% यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको कटाफटा से m कटा दीजिए, 2 को इधर भेजो, v स्क्वायर 2 से इसमें गुना हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा 20, ये भी कटा सकते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से इसमें गुना कर दो, यहाँ से उसमें गुना करेगा, ये 30 हो जाएगा, ये वाला ये होगा 15 दूना 30, ये हो गया 95, और बटा में क्या हो गया 10, गुना कर लीजिए, ठीक है। तो v का स्क्वायर है, यहाँ पे गुना करो, 15 9 5 3 5 15 9 3 27 1 28, बटा में 10। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, तो इसलिए v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8, इसको डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 28.5, कितना हुआ 28.5, स्क्वायर हटाओ, तो स्क्वायर हटाएगा तो रूट हो जाएगा 28.5। अब इसका हम क्या करेंगे, रूट का निकालेंगे, तो क्या होगा भाई मेरे, रूट का जब निकालेगा तो हो जाएगा 28.5 का रूट निकालो। तुम भी कहेगा बर्मा बड़ी जल्दी तुमने कैलकुलेटर निकाल दिया है 5, और इसका और रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5.33 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसलिए, ठीक है, क्योंकि ये वेग निकला है। तो मुझे लगता है कि फटाक ये स्क्रीनशॉट लो, अभी हो गया स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 3 लेकर आएंगे, तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।